Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our class 12th NCERT new chapter that is called biodiversity and conservation. ये हमारा चल रहा है last unit of NCERT textbook. Okay, and the chapter biodiversity and conservation ये second last chapter है. ठीक है, तो ये चैप्टर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा. ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज यूज बाय द रोसेन. ओके, और उसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम है एडवर्ड विल्सन. बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इट्स नथिंग बट वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. Okay, now what do you mean by the variations? Okay, variations can be seen in the species level as well as all the levels of organization. Species में तो हम लोग को variations देखने मिलते ही हैं, जैसे कि हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ा. ये सारी बातों को हम लोगों ने लाइक स्पीशीज एंड किंगडम, जीनस एंड ऑल, ये सारी बातों को जब डील किया था तभी हम लोगों ने उसके बारे में देखा था. ठीक है, नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, okay, 1.5 million organisms has been already studied, has been already discovered. कितना? 2004 के सेंसस से अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 million organisms has already been studied. तो now IUCN, that is International Union for the Conservation of Nature, according to this हेडक्वार्टर्स जो इनका है वो लोकेटेड है किधर? ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड. तो अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 सेंसस 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया. ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों ने देख लिया. फुल फॉर्म के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इतना ही नहीं तो ये एक लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया, दैट इज अ ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड. ओके, जो इनका हेडक्वार्टर वहां पे लोकेटेड है. नाउ इतनी बातें समझने के बाद हिस्ट्री में अभी एक और नाम है, जैसे कि रॉबर्ट में. ओके, रॉबर्ट में जो थे उन्होंने क्या बोला? 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट. कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं? 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, साइंटिफिकली एज वेल एज लॉजिकली उनका जो बोलना था उसके हिसाब से. ठीक है, लेकिन उसमें से खाली देखो कितना हम लोगों ने डिस्कवर किया है, खाली 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है, जिनमें से 70% जो है वो एनिमल्स है, 22% है वो है प्लांट्स, दैट इज एल्गे टू एंजियोस्पर्म, सबको पकड़ गए. ठीक है, और बाकी जो है वो रिमेनिंग जो भी बचता है 70 में से 70 यानी 22 कर दो, 7 8 9 हो गया और ये तुम्हारा 2 हो गया. ठीक, 92, तो बचा 8%, दैट इज गोस फॉर द बैक्टीरियाज एंड ऑल. तो नाउ सोचने वाली बात है ना, 7 मिलियन अप्रोक्सीमेटली लॉजिकली सोच के जो इन्होंने रॉबर्ट मैंने बताया उसका खाली 1.5 मिलियन है, तो बाकी के जो है वो कहाँ है? वो बाकी के इज येट टू बी डिस्कवर्ड. जैसे हो सकता है भविष्य में जैसे जैसे हम आगे जाएं और नए नए ऑर्गेनिजम्स, नए क्रिएचर्स, नए स्पीशीज के बारे में डिस्कवर हो जाए. क्योंकि आप लोग कह नहीं सकते, अमेजोन फॉरेस्ट इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि वहां पे अभी तक कितने सारे स्पीशीज किधर किधर लोकेटेड रहेंगे, यू नेवर नो. इट कैन बी इन द एटमॉस्फेयर, इट कैन बी अंडर द ग्राउंड, इट कैन बी ऑन ग्राउंड. ट्रीज के अभी तक कितने सारे स्पीशीज है जो आज के लेटेस्ट डेट में भी डिस्कवर होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इट इज अ यू कैन से काइंड ऑफ स्कोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, जहाँ पे आप लोग ये सारी बातें डिस्कवर कर सकते हो. जो इंटरेस्टेड है दे कैन गो एड विद दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द 3 मेन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फॉलोज. ओके, जैसे कि एज फॉलोज, जैसे कि देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं, एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है. ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए. फाइन, मैं पहले भी कहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि स्टडी लास्ट यूनिट कंप्लीट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर में भी काफी सारे ऐसे जो टॉपिक है जो एनसीईआरटी से लिए जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो मैं किस तरीके से आप लोगों को एनालाइज करवाऊंगा, सो दैट यू विल बिकम फेमिलियर विथ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ सी, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे मैं ओपन करना चाहूंगा जिसका नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये हम लोग ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल, ये सारे जो चैप्टर हमारे क्लास 12 में थे हम लोग उसको डील कर चुके हैं. तो उसी का थोड़ी लॉजिक यहाँ पे आप लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा. वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल समझ में आ रही है? जैसे कि अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक ने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर देयर. ओके, एंड 50,000 varieties of rice are there.
समझ में आ रही है बात। इसी के अलावा जैसे कि इसको समझना और आसान हो जाएगा, जैसे कि नाम दिया है रॉवल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम दिया है? रॉवल्फिया वोमिटोरिया। इट इज अ मेडिसिनल प्लांट। सी मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स। याद रखो कहाँ पे है लोकेशंस? हिमालयन रीजन। क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो रीड करो टेक्स्ट बुक, समझ में आ जाएगा। ग्रोन फॉर इट्स पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, जिसको रेसरपाइन कहते हैं। ओके, दिस प्लांट प्रोड्यूसेस अ केमिकल जिसका नाम है रेसरपाइन। ओके, याद रखो, बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज दिस रेसरपाइन? कहां से ऑब्टेन्ड होता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, रूट बार्क ऑफ अ ट्री used in the treatment of hypertension, cholera and snake bite। तो मैंने यूजेस के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है वोमिटोरिया के बारे में। तो ये एक देखो, जीनस तो सेम है रॉवल्फिया, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देने वाला हूँ रॉवल्फिया करके। ठीक है, तो जीनस सेम है, वोमिटोरिया इज द वन स्पीशीज एंड सर्पेंटिना इज अनदर स्पीशीज। लेकिन फर्क क्या है देखो, दे आर फाउंड इन द अफ्रीका। तो रॉवल्फिया सर्पेंटिना जो है वो आपको अफ्रीका में फाइंड मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा इस केमिकल का, ये जरूरी नहीं है कि रॉवल्फिया सर्पेंटिना में भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन देखो, वो हिमालयन रीजन है और ये अफ्रीकन रीजन है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंस है हिमालयन रीजन के, अफ्रीका के क्लाइमेटिक कंडीशन मैटर कर जाता है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हिसाब से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी आ जाती है। ठीक है, नाउ ऐसे ही अगर आप लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी जो टॉपिक है इसको भी समझ लो। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज व्हाट एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। समझ में आई बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाइवर्सिटी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि देखो वेस्टर्न घाट। क्या दिया है? वेस्टर्न घाट। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? लाइक कर्नाटका एंड यू कैन से महाराष्ट्र बॉर्डर पे आप लोगों को देखने मिलेगा। मैप में देखो, आप लोगों को वेस्टर्न घाट टाइप करो, मैप देखो, यू विल अंडरस्टैंड वेयर इज द वेस्टर्न घाट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर गुजरात है तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा सीधा नीचे जाएंगे तो समवेयर हियर देयर इज अ बॉम्बे। ओके, तो ये जो रीजन रहता है ना, दिस वेस्टर्न घाट रीजन है। तो ये जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट रीजन है। और यहाँ पे क्या देखने मिलता है आप लोगों को? एम्फीबियन की स्पीशीज आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। सी हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एरिया मैक्सिमम लाइक वेरी फेवरेबल कंडीशन देता है, प्लांट फ्लोरा फौना एक्सट्रीमली वेरी गुड ओवर हियर इन दिस एरिया। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द मैप ऑल्सो हियर। मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट बेसिक लोकेशन बता दिया है कि वेस्टर्न घाट का सिनेरियो कैसे होगा करके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एंटर कर रहे हैं सब टॉपिक जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, गामा डाइवर्सिटी। एट इकोसिस्टम लेवल इंडिया इज रिच इन डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, estuaries and alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian countries। okay, ये आपको एक याद रखना है। लाइक नॉर्वे, नॉर्वे के कंपैरेटिवली इंडिया को जो कंपैरिजन किया है, तो इंडिया के पास काफी सारे प्लस पॉइंट्स है एज कंपेयर टू द नॉर्वे। लाइक समझ में आ रही है बातें? तो काफी अच्छा इकोसिस्टम अपने पास ही अवेलेबल है। इसको समझने के लिए भी आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एनसीईआरटी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं। ओके, जिसको हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। तो अगर ये 100% मानेंगे तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसने लेके बैठा है? इंसेक्ट लेके बैठा है। बात समझ में आ रही है? अगर यही मानो आपके स्क्रीन के ऊपर वाला जो ड्राइंग है वही एग्जाम में छाप देंगे और पूछ सकते हैं कंपैरेटिवली टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ? कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लाइक अदर देन इंसेक्ट विच आर द एरिया विल बी रिच इन डाइवर्सिटी, तो अदर एनिमल्स ग्रुप्स। ओके, क्योंकि क्रस्टेशियन जो है वो मिनिमम है, और फिर मॉल्युस्का है ना, मतलब इंसेक्ट उसके बाद एनिमल्स उसके बाद मॉल्युस्का, मॉल्युस्का के बाद क्रस्टेशियन जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, तो ऐसे करके कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डिस्कवर थे, जिनमें से 70% जो थे वो एनिमल्स थे। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, जब हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे बड़ा
फाइलम ये जो है ऑर्थ्रोपोडा है, क्योंकि क्लास इंसेक्टा है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट है। अभी भी बहुत सारे इंसेक्ट जो है उनकी डिस्कवरी होना बाकी है। हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को नए नए इंसेक्ट के बारे में भी पढ़ने मिले। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो लाइन थी, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द क्वेश्चन। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पाई डायग्राम। तो 50% पॉपुलेशन जो है वो फिशेस से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इजी हो जाएगा डील करने के लिए। और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का देखोगे, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही माना जाता है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का, वेरस एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ओके, मैमल्स थोड़े बहुत कम है एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस। समझ में आ रही है बात? बर्ड्स रेप्टाइल्स shows the approximately same population level then amphibians and then you can say mammals। मतलब फिशेस के बाद अगर amphibians है then birds and reptiles you can say and then mammals, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप लोग देखो उसके हिसाब से एनालाइज करो कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी ये लेबलिंग हटा के सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द डायग्राम्स। ओके, यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द डायग्राम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स। तो फंजाई एंड एंजियोस्पर्म के बारे में देखो तो वो लोग मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिख रहे हैं, वेरएस मॉसस एंड देन देखो एल्गे का सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है, उसके बाद मॉसस एंड देन लाइकेंस एंड फर्न्स ऑलमोस्ट इक्वली है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से अंदाजा लगाने आना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन टेकन बाय द एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट सी, there are total 12 mega diversity countries in India। okay, और इंडिया सॉरी देर आर टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है, लेकिन इंडिया का जो रैंक है वो 8th रैंक है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट क्या है, देख, देर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। ओके, 12 कंट्रीज है जिनमें से इंडिया का जो रैंक है वो 8th रैंक है। ये कंपलसरी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये एनसीईआरटी का ही है। अभी यहाँ पे 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बोल दिया, अरे बाबा नाम तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। वो 12 ऐसे नमूने कौन है, इंडिया पता चल गया तो क्या हुआ, बाकी 11 लोगों के नाम तो पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, देखो, वेनेजुएला, देन यूएस, साउथ अफ्रीका, फिलीपाइंस, देन पेरू, पपुआ न्यू गिनिया या फिर न्यू गिनिया बोल सकते हो, मैक्सिको, मलेशिया, देन मेडागास्कर, इंडोनेशिया, देन इंडिया, इक्वाडोर, देन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, then Colombia, China, Brazil and Australia। These are the 12 mega diversity countries। okay, ये सब तो हो गए बच्चा लोग। ठीक है, लेकिन सी, although India has only 2.4% of the world's land area, इंडिया के पास पूरे दुनिया भर का जितना भी लैंड एरिया है, इंडिया के पास खाली उसका 2.4% अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन सी, बट इट शेयर्स ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी दैट इज 8.1%। 2.4% वाले लैंड पे ये हमारा इंडिया 8.1% जो है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी शेयर करता है। सोचने वाली बात है कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट, नियरली 45,000 species of the plants and twice many animals have been reported from India itself। समझ में आ रही है बातें? Nearly 45,000 species of plants and twice many animals have been reported from India itself। okay, very important। समझ में आ रही है? कितने प्राउड मोमेंट की बात भी है ये, like very good knowledge you can say from here। now लेट्स टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी पैटर्न। ये आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न, जहाँ पे लैटिट्यूड एंड ग्रेडियंट्स एंड ऑल ये सारी बातें की गई है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा जियोग्राफिकल टाइप बनाने की कोशिश की है। आई होप मेरी ये कोशिश आप लोगों को काफी अच्छे से मदद करेगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, इसको समझने की कोशिश करो। देखो लिखा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ये एक ऐसा डायग्राम आप लोगों ने लोअर क्लासेस में देखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे होता है पोलर जोन, सबको पता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में पोलर जोन 90 डिग्री नॉर्थ है ना, 90 डिग्री साउथ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है टेम्परेट रीजन, ऊपर से भी नीचे से भी टेम्परेट रीजन, लाइक कितना 65.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल। ओके, जैसे ही यहाँ पे भी सेम। और जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है दैट इज समवेयर हियर। ओके, दैट इज अ ट्रॉपिकल जोन, वेरी फेवरेबल कंडीशन यू कैन सी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में आता है इक्वेटर रीजन दैट इज 0 डिग्री, फिर से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये लोकेशन आप लोगों ने समझ ली। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर इज ग्रीनलैंड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लोकेशन ऑलमोस्ट पोलर रीजन पे आ रहा है। ठीक है, पोलर जोन में आ रहा है।
यूएस जो ऑलमोस्ट टेम्परेट रीजन में आ रहा है, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। सी यूएस, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, इक्वाडोर को कंपेयर करो कोलंबिया के साथ, दे बोथ बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल जोन, मतलब काफी अच्छे फेवरेबल कंडीशन में दे आर सर्वाइविंग ओवर हियर। यूएस समवेयर हियर आप लोग देख सकते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट साइड बोल सकते हो टेम्परेट रीजन के, और ग्रीनलैंड भी समवेयर इधर ही है। तो ये मैंने आप लोगों को एक मैप बताया है, ऐसे मानो ग्लोबली आपको बताने की कोशिश की है कि ग्रीनलैंड का एरिया कहाँ पे है, यूएस कहाँ पे है, कोलंबिया इक्वाडोर कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे अभी ये अगर लोकेशन समझ लिए तो अभी नीचे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे इस पैराग्राफ से वो आप लोग इजीली डील कर सकते हो ना। जैसे कि देखो, ट्रॉपिकल जोन हैज मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट जोन, और यू कैन से देन द पोलर जोन। समझ में आ रही है बातें? अभी ऊपर वाला डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था, उसको जूम करके एक और बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक और बार थोड़ा सा सुन लो, यू विल बिकम वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक, आई गारंटी दे रहा हूँ फुल्ली। ओके, आराम से समझ जाओगे। कोलंबिया विच इज नियर टू द इक्वेटोरियल रीजन, है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कोलंबिया आपको इक्वेटोरियल रीजन के पास था, तो 1000 see 400 species of birds will be seen over there. Okay, न्यूयॉर्क में जो 41 डिग्री नॉर्थ, ऑलमोस्ट 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है वहां पे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 41 डिग्री टू द नॉर्थ बोल रहा है ना, ये 65 है, ये कितना है, ये 65 रीजन पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे समवेयर इधर नीचे ही रहेगा, ये 23 है तो ऑलमोस्ट उसका 50% हो जाएगा, 40 यहाँ पे समवेयर। तो समझ में आ रही है 41 डिग्री टू द नॉर्थ, यू कैन से यू विल अंडरस्टैंड द रीजन प्रेजेंट ओवर देयर। तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे वाले पॉइंट्स को। सी न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, 105 डिग्री स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। नाउ ग्रीनलैंड की बात करें तो 71 डिग्री नॉर्थ, मैंने ऑलरेडी लोकेशन बताई है, 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, रेड्यूस हो रहा है ना नंबर। ओके, इंडिया विद द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो ये होता है प्लस पॉइंट ट्रॉपिकल एरिया में रहने का, जो कि इंडिया को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, इक्वाडोर की बात करें, अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। उसके अलावा ऑन अर्थ एट ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, अराउंड 40,000 स्पीशीज विल बी सीन ऑफ प्लांट्स। ओके, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात चले जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, 7th पॉइंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे वाले नंबर्स के ऊपर ध्यान दो, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। दैट इज अ 300 species of fish, then 1300 species of birds, 4 to 7 species of mammals, 4 to 7 species of amphibians and 378 species of reptiles। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोगों ने देखी, ये सारे नंबर्स मेरे खुद के नहीं है, ये सारे नंबर्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद लेट्स मूव अहेड, थोड़ा और बातें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ and more than 1,25,000 invertebrates and around 2 million insect species are yet to be discovered। ये approximately है। okay, next, now we are entering into the very new topic called as the species area relationships। which area relationship? Species area relationship। Now try to understand this। as area increases species diversity also increases। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा species diversity भी increase होगा, लेकिन up to a limit। क्यों, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी बाद में, ठीक है। ये टॉपिक जो है ये गिवन किसने दिया था, ये अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट ने दिया था। ये नाम याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का ग्राफ है, नीचे एरिया है, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होते जाएगा। ये एक लाइन जो है आपको देख के रखा है, सी लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस 2 लॉग ए, ऐसे मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन। इसके अलावा सी यहाँ पे ये जो है ये बढ़ते जा रहा है ग्राफ, राइट। मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी विल बी सीन इन केस ऑफ दिस। देखो नाउ यहाँ पे जो है s क्या है, दैट इज सी ए रेस टू जेड, दिस इज व्हाट नॉर्मल टू दिस अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये एक थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो यहाँ पे, ये एक्चुअली स्लोप्स ऑफ लाइंस एंड ऑल है, ये टॉपिक है। सी ये आपको याद रखना है यहाँ से, log s is equal to log c plus z log a। okay, where s stand for the species richness, a stand for the area, z for the slope of the line, that is a regression coefficient, and c is nothing but called as a y intercept। ये थोड़े बहुत टर्म्स है जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, यहाँ से समझ लो। ओके,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिराया नहीं जाएगा इसी टॉपिक से। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेविड टिलमैन्स long term ecosystem, okay, according to the David Tillman's long term ecosystem accept using, see, outdoor plots provide some tentative answers, जैसे कि Tillman's found that plots with more species so less year to year variations in total biomass. Okay, he also showed that in his experiment increased diversity contributed to a higher productivity. इसी को समझने के लिए पॉल एनरिच नाम के एक साइंटिस्ट थे सी, जिन्होंने रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया था। ओके, स्टैंडर्ड इकोलॉजिस्ट थे ये, पॉल एनरिच। ओके, इन्होंने क्या दिया था? रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। अभी ये रिवेट का मतलब यहाँ पे होता है स्क्रू। ओके, इसको समझ लो अभी कैसे। an aeroplane is there, okay, if an aeroplane is considered as a ecosystem, बात को समझो, एक एरोप्लेन है जिसको हमको क्या समझना है कि वो इकोसिस्टम है, और एरोप्लेन के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं उन सबको ज्वाइन करना है। सी, ऑल द पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग द थाउजेंड्स ऑफ द रिवेट्स, और रिवेट्स को यहाँ पे स्पीशीज बोला है। मतलब क्या, एरोप्लेन में जो भी पार्ट्स लगेंगे उन सब पार्ट्स को फिट करने के लिए स्क्रूज लगेंगे हमको, ठीक है, बिना स्क्रूज के हम उनको फिट नहीं कर सकते। सो दोज रिवेट्स आर नथिंग बट द स्पीशीज नाउ। तो एक इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि फिट करने के लिए हमको चाहिए स्पीशीज। तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए ये सारी बातों की जरूरत होती है। नाउ सी, इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट्स स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट, मतलब हर एक बंदा जो उस प्लेन में है, जो इकोसिस्टम में, अगर इन रिवर्ट्स को निकालने की कोशिश करेगा तो सी, टू टेक होम कॉजिंग ए स्पीशीज टू बिकम एक्सटेंट, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे जो रिवर्ट्स है वो गायब हो जाएंगे, है ना, तो वो एक्सटेंट हो गया ना, इन शॉर्ट। सी, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली। मतलब स्टार्टिंग में देखो, जैसे कि बंदे लोग एक एक स्क्रू लेके जाना चालू करेंगे घर पे, तो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं गिरेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर यही बात कंटिन्यूअसली होते रही तो बाबा दिक्कत आ जाएगी। सी, बट एज मोर and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Further, more rivet removed and more also and may also be a critical condition. Okay, मतलब जैसे मानो एक दो स्पीशीज एक्सटेंट हो रहे, बात समझ में आ रही है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे ही अगर सब सारे स्पीशीज निकलते निकलते चले जाएंगे तो जो भी चीजें उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, अब वो सारी चीजों में भी गड़बड़ होने लगी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जिनके वजह से आने वाले जनरेशन को दिक्कत हो सकती है, ओके, दैट मीन्स उन चीजों को हम लोग एक्चुअली कहते हैं की स्पीशीज। ओके, मतलब की स्पीशीज को अगर दिक्कत होगी तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। यहाँ पे सी, लॉर्ड्स ऑफ द रिवेट्स ऑन द विंग्स, जैसे कि यहाँ पे अभी कौन से स्क्रूज के बारे में बात की है, देखो, विंग्स वाले। ओके, की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, मतलब अगर एक प्लेन को उड़ाना है तो उसके विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानो विंग्स के ही स्क्रू निकालने चालू कर दिया हम लोगों ने, तो बाबा सेफ्टी तो दिक्कत में आ गई ना। समझ में आ रही है बात, मतलब वो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ जाएगा। सी, it's obvious a more serious threat to the flight safety than the loss of few rivets on the seats, या फिर विंडो के या फिर सीट के कुछ रिवेट्स गायब हो जाएंगे, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर विंग्स के रिवेट्स गायब होने लगेंगे तो बेटा इकोसिस्टम डेंजर में आ जाएगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ ए साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ पॉल एलरिच। ओके, तो ये यहाँ पे अभी हम लोग जो भी चीजें हैं उसको बाकी के आने वाले लेक्चर से डील करेंगे, जहां पे हमारा चालू हो जाएगा लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल, ठीक है। नाउ आई विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर, टिल हियर रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वेरी थरोली। सारे साइंटिस्ट के नाम याद करो, नंबर बेस्ड जो भी वैल्यूज बताइए सिखाइए मैंने अभी, सारी चीजें याद करना जरूरी है। एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।